हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वाले जो वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देखें, और ईवीएस का भी सेट प्रैक्टिस अपलोड किया गया उसे भी आप लोग जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका विकास, यानी कि विकास के बारे में बताना हो कि विकास क्या है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग। यह एक जो है अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे ही हम लोग सेकेंड ऑप्शन पढ़े, एक क्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ही सही बात है। जो विकास है आपका यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो विकास क्या है? तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? तो इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब कि डिस्कस किए थे, जो कि पिछले वाले शिफ्टों में आया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो अगर आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो भी आप लोग जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। कोई खास ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन नहीं रहता, यही क्वेश्चन जो है लगातार रिपीट होता है। तो यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? तो इसमें से विद्यालय। तो विद्यालय जो है आपका एक वातावरणीय कारक है, इसके द्वारा विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इस तरह से आपका विद्यालय ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? जो बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जो है जो समाजीकरण की भावना जो होती है, मतलब कि समाजीकरण जो होते हैं बच्चों में, तो वो उसका जो है प्राथमिक जो प्रधान घटक क्या होता है? फर्स्ट टाइम उसका जो समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है आपका परिवार। तो बच्चों का जो समाजीकरण होता है वह परिवार से पहले सीखता है, तो प्राथमिक घटक आपका परिवार हो जाता है। वही यदि आपका सेकेंडरी पूछ देता तो आपका फिर विद्यालय हो जाता सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे प्राथमिक पूछा है तो आपका हो जाएगा परिवार हो जाएगा बच्चों का समाजीकरण का प्राथमिक घटक। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो उसके अनुसार बताना है कि बच्चों में जो है किस चरण में, किस स्टेज में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, मतलब कि बिना इच्छा के अनुसार बच्चे जैसे हाथ और पाँव को हिलाना डुलाना चालू कर देते हैं, तो वह किस स्टेज में होते हैं? तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट वाला पढ़ते हैं संवेदी गमक अवस्था, तो जो बच्चे जो संवेदी गमक अवस्था होते हैं 0 से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि शैशवा अवस्था होता है, उसे संवेदी गमक अवस्था कहा जाता है। तो इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है बच्चे में, हाथ को इधर चले जाता है, इधर डोलाने लगता है, पैर उधर चलाता है, तो वह जो अपने इच्छा अनुसार कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से संवेदी गमक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमों में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो है नई जानकारी की समझ जो बच्चे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में उसमें जो ज्ञान भरा हुआ है बच्चों में, फिर उसमें जो नई जानकारी की समझ जो बच्चे में आता है तो मौजूदा स्कीमों में बदलाव हो जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर कुछ जानकारी है, फिर आपने कुछ नई जानकारी मतलब कि अर्जन किया, तो उसमें आपका जो है जो जानकारी है आपके अंदर जो ज्ञान है उसमें क्या हो जाएगा, स्कीमों में बदलाव हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया आपका समायोजन ऑप्शन नंबर 2 तो समायोजन कहला जाएगा। तो मौजूदा स्कीमों में जो बदलाव होता है वह समायोजन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका समीपस्थ विकास, यानी कि ZPD। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ZPD किसने दिया। सिंपल से यदि आप लोग ऐसे ही पढ़े होंगे तो सिंपल क्वेश्चन है कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया। तो यहाँ पे है समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? यानी कि ZPD किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने ZPD दिया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया। तो लेव वाइगोत्स्की साहब जो है विकास को किससे किसमें जो है बदलाव किया है, तो वही आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि लेव वाइगोत्स्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। तो लेव वाइगोत्स्की साहब का जो ऐसे सामाजिक मतलब कि उसका जो संस्कृति से रिलेटेड है उसका जो सिद्धांत है, तो इस तरह से सामाजिक स्तर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रिया में बदलाव किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का व्याख्या। नैतिक तर्क क्या होता है? नैतिक तर्क होता है कि सही गलत का फर्क को समझना। तो इस तरह से नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों में मतलब कि क्रम को प्रतिपादित किया है। तो नैतिक सिद्धांत को जो है कितने चरणों में प्रतिपादित किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 चरणों में प्रतिपादित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब कि बताना है कि एक संरचनावादी जो उपागम है उसके अनुसार निम्न में से किस घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका समस्या समाधान। तो जैसे ही बच्चे में समस्या समाधान की जो भावना होती है, जो उसके अंदर जो होती है, उसको क्या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये गलत। उसके बाद है आपका निर्देशित खोज, सहयोगी अनुमान, ये सारे चीज़ को जो यदि बच्चे के अंदर पाया जाता है तो उससे जो हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। सहयोगी अनुमान को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। निर्देशित खोज को भी बच्चे के अंदर यदि है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। समस्या समाधान की यदि बच्चे में जो इस तरह की यदि क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, रचनात्मक कार्य कर रहे हैं तो उसे भी आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कंठस्थ स्मरण ये हो गया क्या, एक तरह से रटन विद्या हो गया। तो सीटेट में जब भी आपका ऑप्शन रटन से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है तो उसको क्या करना है, समझना है। तो कंठस्थ स्मरण को क्या करना है, कभी भी बच्चों में जो है विद्यार्थियों में बढ़ने नहीं देना है। तो कंठस्थ स्मरण आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि जो होता है आईक्यू लेवल क्या होता है कि जिस बच्चे में आईक्यू लेवल जितना अधिक होता है वो बच्चा उतना ही ब्रेन से क्या होता है, तेज होता है। तो आईक्यू लेवल के द्वारा हम लोग ये माप सकते हैं कि बच्चे कौन तेज है, कौन मंद बुद्धि है, कौन प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस हो जाता है तो वह बच्चा क्या होता है, गॉड गिफ्टेड बच्चा होता है, मतलब कि प्रतिभाशाली बच्चे हो जाते हैं। काफ़ी अंदर उसके अंदर जो है रचनात्मक नवाचार का गुण होता है, हमेशा कुछ नया करने के लिए बच्चा जो है अग्रसर रहते हैं। तो 140 प्लस जितने आईक्यू आ जाता है लेवल तो वह क्या हो जाता है, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 1 है, वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि मापते हैं। जैसे ही ऑप्शन नंबर 1 हम लोग पढ़े तो वे बहुत ही व्यापक तरीक़ों से बुद्धि को मापते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जो बुद्धि लब्धि आईक्यू होता है परीक्षण के संदर्भ में तो वह क्या करता है, बुद्धि को बहुत ही व्यापक तरीक़ा से मापता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। मतलब कि जो है सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य जो है अवधारणाओं के समझ के बारे में मतभेद रहता है, यानी कि पियाजे साहब ने कुछ और बताया, वाइगोत्स्की साहब ने कुछ और बताया। तो इस तरह से इन दोनों के बीच मतभेद है। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, जबकि जीन पियाजे का मानना है डैश को प्रभावित करता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डैश को निर्देशित करता है। तो इसमें बताना है कि जीन पियाजे ने किस चीज़ को माना है और वाइगोत्स्की साहब ने किस चीज़ को माना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें जो है आपका हो जाएगा संज्ञान भाषा। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका संज्ञान, जीन पियाजे साहब जो है संज्ञान और भाषा को प्रभावित करता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की साहब जो है भाषा और विचार को मतलब कि निर्देशित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
तो पियाजे साहब के अनुसार संज्ञान और भाषा को प्रभावित करता है, संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, जबकि वागोत्स्की साहब के अनुसार भाषा विचार को निर्देशित करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? पाठ्य पुस्तकों में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को जो है अधिक वैल्यू दिया जाता है, अधिक प्रतिनिधित्व होता है। तो ये किस बात का मतलब की घोतक है? तो जेंडर पूर्वाग्रह, तो इसमें जो है उसके बाद जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर निष्पक्षता। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 जेंडर पूर्वाग्रह। तो जेंडर पूर्वाग्रह के द्वारा एक अवधारणा मान लिया गया है कि महिलाओं को जो है मतलब कि पुरुष के कंपेरिजन में कम आंकना है, और जबकि पुरुष को जो है महिला के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना है, पुरुष को ज़्यादा मतलब कि माना जाता है, वैल्यू प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इस तरह से यह क्या है? तो यह जेंडर पूर्वाग्रह का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ऑप्शन है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगला है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों की सीखने की गति को अनदेखा करना चाहिए। एक शिक्षक या शिक्षिका को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पढ़ाने के दौरान जो विद्यार्थियों की सीखने की गति है उसको अनदेखा कभी भी नहीं करना चाहिए। केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ही जो अच्छा करता है क्या सिर्फ उसी की तरफ शिक्षिका ध्यान देगा? ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों को सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नता को अनदेखा करना चाहिए। जो व्यक्तिगत मतलब कि सभी बच्चों की अलग अलग सीखने की गति होता है, क्या उससे भी अनदेखा करना चाहिए? ये भी गलत बात है। लेकिन ऑप्शन 1 में जो है पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पढ़ाने के दौरान जो है विद्यार्थियों की सीखने की गति को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह मतलब कि सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सत्र के अंत में मतलब कि जब पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाता, सेशन आउट हो जाता, उसके बाद क्या परीक्षा का आयोजन करे? ये गलत बात है। केवल लगा हुआ है उस पर भी मानवीकृत वर्ड है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन, ये बिल्कुल ही सटीक है। जब पढ़ा मतलब कि उसका अधिगम की क्रिया चलता है, सीखने सिखाने की क्रिया, तो उसी द्रव्यों में बच्चों की जो है क्या करना है? आकलन करना है, और बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करना, ये जो है एक सही है और पॉजिटिव ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? ऑप्शन 1 है, अनुरूपकों के प्रयोगों को बढ़ावा देने से, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, गहन चिंता के लिए समय प्रदान करने से, रटकर याद करने और कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन करना। तो ये बिल्कुल ही बाधा वाली बात है, तो रटना कभी भी नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना है। यदि बच्चे रटकर याद कर रहे हैं तो उसे हम लोग को ये नहीं करना है कि ठीक है तुम इसी तरह से आप जो है रटकर याद करते रहे, तो ऐसा उनको नहीं करना, उस चीज़ के लिए उसे प्रोत्साहित नहीं करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंधित रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है मानवीकृत पाठचर्या द्वारा शिक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखा करना, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है
पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को संतुलन करना, ये बात जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उन दोनों के बीच क्या करना, बैलेंस स्थापित करना है। इसमें तो केवल लगा हुआ है, तो इस तरह से ये ऑप्शन तो आपका गलत ही हो जा रहा है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही हमको यहाँ से जो है ऑप्शन निकल आता है कि कौन सही होगा। तो ज़्यादा पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन को छांट लेना है, पॉजिटिव ऑप्शन को। यदि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में है तो आंसर भी पॉजिटिव में होगा। क्वेश्चन आपका नेगेटिव में पूछ रहा तो ऑप्शन भी आपका नेगेटिव में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों की अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके अस्पष्ट है, मतलब कि संकेत है। तो इस चीज़ से क्या स्पष्ट हो रहा है, किस चीज़ का संकेत दे रहा है? जब बच्चे गलत शब्द का जोड़ करता है, अनियमित रूप से बदलाव करता है, किसी शब्द को छोड़ देता है, वाक्यों में शब्द को इधर उधर जोड़ देता है, तो यह किस चीज़ का मतलब की विशेषता? तो यह जो है अधिगम अक्षमता, मतलब कि वह बच्चे जो है अधिगम की क्रिया जो है अच्छा से नहीं सीख पाया। उसमें जो है क्या है, अधिगम में क्या है, अक्षमता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, जो आँख से अंधे हैं, उस तरह के विद्यार्थियों के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक तरह से बाधा उत्पन्न कर सकता है क्या? तो इसमें बताना है। जैसे ऑप्शन 4 में है लिखित विवरण और आरेख। तो जब भी कोई भी चीज़ आप उसे लिखित रूप में देंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे, तो वह तो दृष्टिबाधित है। तो जब भी आप उसे लिखित रूप में किसी भी चीज़ को दीजिएगा तो उससे परेशानी तो होगा ही। तो ये आपकी उसके लिए क्या हो जाएगा, बाधक के समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद और तीनों जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल उसके जो है हित में है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो अच्छे से जो है चित्रात्मक सामग्रियों को मतलब कि स्पर्श के द्वारा पढ़ पाएंगे, रिकॉर्ड किए गए चीज़ों को बढ़िया से सुन पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्या या टिप्पणी या नोट इस तरह का सारे चीज़ वह कर पाएंगे, बट वह लिखित चीज़ों को जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वह देख ही नहीं सकता है। उसके बाद अगला है, स्वालीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करती है? जो स्वालीनता से ग्रसित विद्यार्थी होते हैं, यह स्वालीनता क्या होता है, एक प्रकार का विकार होता है। तो इससे जो ग्रसित, इस बीमारी से जो ग्रसित विद्यार्थी होते हैं विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? तो स्वालीनता से ग्रसित विद्यार्थी जो होते हैं उनमें होता है क्या, वह पुनरावृत्ति आचरण या व्यवहार करने लगता है। मतलब किसी भी चीज़ को जो है दोहरा करके, मतलब यदि वह पढ़ ही रहा है या लिख ही रहा है तो वह मतलब कि उस चीज़ को क्या करेगा, दोबारा करेगा। यदि पढ़ रहा है तो उसको दोबारा पढ़ेगा। तो इस तरह से मतलब कि उसका जो पुनरावृत्ति का आचरण आ जाता है स्वालीनता से ग्रसित विद्यार्थी में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कौन सी विशेषता सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं। क्या जो गॉड गिफ्टेड बच्चा होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रयास करके सीखते हैं? ऐसा नहीं करता। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होगा किसी भी चीज़ को समझने में उसको टाइम नहीं लगता, लेकिन यहाँ कहता है अधिक समय लगता है, इसलिए गलत हो जाएगा। वो बस ही कुछ उसको बताइएगा तो तुरंत वह जो है उसका मतलब अनुकरण कर लेता है, तुरंत सीख जाता है। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, ये बात सही है। जो प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वे क्या होते हैं, उनमें जो है औसत से अधिक क्षमता होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, अर्जन करने की। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कथन है प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। छोटे तो एक तो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर 1 to 5 के बच्चे होते हैं, उनमें किसी भी चीज़ को पढ़ाना है तो क्या उसमें पढ़ाने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के व्याख्यान पद्धति के रूप में उसे पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं करना है। वह एक तरह से समझिए कि आपका कथन गलत ही जा रहा। सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होता है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। जब ही सीखने सिखाने की अधिगम की प्रक्रिया आती है वहाँ निष्क्रिय बट नहीं होता। बच्चे जो है सक्रिय रूप से सीखेंगे तब ये वह संभव है। तो इस तरह से आपका जो है दोनों ही गलत ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका जो है, तो यहाँ पे जो
21 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो 21 नंबर में आपका जो है कथन भी गलत हो रहा है और आपका जो है तर्क भी, यानी कि दोनों भी गलत हो रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कथन भी गलत हो जाएगा और आपका तर्क भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, इसलिए विद्यालय को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए। तो वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क एक सक्षम है, इसलिए विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क एक सक्षम है, इसलिए विद्यालय को रचनात्मक अधिगम पर क्या करना है? जोर देना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उसके बाद है रचनात्मक किसका समर्थन करता है? रचनावाद। तो रचनावाद बताना है कि किसका समर्थन करता है? शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान का सृजन का। ये बिल्कुल ही सही बात है। तो रचनावाद जो है किसका समर्थन करेगा? जो शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान का जो सृजन का है, इसको जो है बच्चे क्या करेंगे? जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनको क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा संलग्नता शामिल करने की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए संलग्नता विविध साधन प्रदान करने का महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 25 नंबर में आपका है, एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति है और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? तो साधन अंतः विश्लेषण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 साधन अंतः विश्लेषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कथन है यहाँ पे, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज नाइव सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है कथन। अब तर्क में क्या करा? विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती है और आगे के अधिगमों में बहुत मायने रखती है। ये भी बात सही है, मतलब कि कथन भी सही है आपका और तर्क भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कथन में आपका बोला जा रहा है, विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्री प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर न दे। ये भी बात सही है कि केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर न दे। अब तर्क का था, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक है। ये गलत बात है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक नहीं है, दोनों ही जुड़ा हुआ है। तो आपका कथन तो सही है, लेकिन आपका जो है तर्क जो है बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो कथन सही है बट आपका तर्क क्या है? तर्क गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, ये भी गलत बात है। ये एक तरह से बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। उसके बाद अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, ये भी गलत है। प्रथम स्थान होने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी गलत बात है। जिज्ञासावश किसी विशेष पर शोध करना या किसी विषय पर शोध करना, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आंतरिक अभिप्रेरण है। बच्चे के ये अंदर मतलब कि खुद उसके अंदर जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है कि इस विषय पर शोध करना है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो आपको बताना है कि निम्न में से जो है कौन सी कारक है जो कि सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसमें से चारों आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा का परिवेश, संसाधन की उपलब्धता, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ और विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर। तो आपका चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सीखने की प्रतिक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक अनुकूल
शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? एक अनुकूल शिक्षण अधिगम हो, मतलब कि जैसा चाहिए कक्षाओं में पढ़ाई लिखाई होने के लिए, मतलब कि उसके अनुसार हो, एक अनुकूलित मतलब कि रूप से हो। तो इसके लिए जो है वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अधिक से अधिक जोखिम, ये गलत बात है। विकर्षण व्यवधान का न्यूनतम होना, ये बात सही है। मतलब कोई भी व्यवधान जो है या बाधा जो है कम हो, ये जो है एक मतलब कि अनुकूलित शिक्षण अधिगम का वातावरण मतलब कि दिखाता है। तो उसमें क्या होगा, विकर्षण या व्यवधान बहुत ही कम हो, नहीं की मात्रा में हो, तब वह जो है एक अनुकूलित वातावरण दिखाएगा का शिक्षण अधिगम के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग 30 क्वेश्चन CDP का कवर किए, जो कि 2023 यानी कि 12 जनवरी का पेपर है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग अगले सेट प्रैक्टिस लेके अगले वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।